पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव आज होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक होगा और इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीजीव विश्वास को टिकट दिया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। वहीं ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए भवानीपुर के निर्वाचित विधायक शोभन देव चटर्जी ने ममता बनर्जी के लिए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहां उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। साल 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर से ही विधानसभा पहुंची थी। भवानीपुर के अलावा पश्चिम बंगाल में शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बस यही चाहूंगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए, अच्छे से छप्पा वोटिंग ना हो, जिसका वोट है वही दे। 20 कंपनीज और बढ़ा दिया गया है सिक्योरिटी के तौर पे जी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। भवानीपुर में अब क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन यहाँ पे होगा? ये तो ऊपर से अगर लोग उतरे आज वोट देने के लिए बिल्डिंगों से, तब आपको दिखाई क्या रहेगा आज पूरे दिन का शेड्यूल आपका? बूथ टू बूथ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के जी हुजूर वाले बयान पर पार्टी के कार्यकर्ता इस कदर भड़के कि उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। और इससे पहले बुधवार को सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो उखड़े और आला कमान से नाराज दिखे। उन्होंने खुलकर कांग्रेस में अध्यक्ष न होने पर सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ता सिब्बल के घर बाहर पोस्टर और गुलाब का फूल लेकर खड़े दिखे, जिसके जरिए उनका मकसद था ये जताना कि सिब्बल को अपना रवैया ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कपिल सिब्बल के घर के बाहर खूब नारेबाजी की। कपिल सिब्बल के बयान से आग बबूला। इन लोगों ने उनके खिलाफ खूब जहर उगला, यहां तक कि उन्होंने उन्हें गद्दार तक बोल डाला। इनको इज्जत सम्मान रास नहीं आई, इनको गद्दार है, ये गद्दार। जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, आज वो उसी पार्टी की जड़ें खोखले करने पे लगे हुए हैं। कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में एक हैं जिन्हें पिछले साल सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की थी। इस ग्रुप को G23 भी कहा जाता है, जिसकी बात करते हुए सिब्बल ने बोल दिया कि ये ग्रुप जी हुजूरी नहीं करता। हम जी हुजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में भारी बवाल मचा और कई नेताओं ने आलाकमान पर सवाल उठाए। एक दिन पहले सिद्धू की वजह से जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ था, वो लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और दिन भर सिद्धू के घर पार्टी नेताओं के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच सिद्धू के समर्थक भी उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और हाथों में पोस्टर लेकर उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। असली हीरो जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और समर्थकों ने सिद्धू की ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर पटियाला में सिद्धू के घर कांग्रेस के कई नेता उन्हें मनाने पहुंच गए। पवन गोयल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੀ, ਪਰ मैं ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। सिद्धू एड़ी चोटी का जोर लगाकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में पंजाब से दिल्ली तक कोहराम मच गया। सिद्धू का ये जोर का झटका कांग्रेस को जोर से लगा और पंजाब में पार्टी के नेता सिद्धू से इस्तीफा वापस लेने की अपील करने लगे। परिवार दे विच आओ, परिवार च तुहाडी जरूरत है और पार्टी दा काम करो। लेकिन लगता है कि बात नहीं बनी और सिद्धू के इस्तीफे के अगले दिन बवाल और बढ़ गया, क्योंकि सिद्धू के घर आए नेताओं ने बाहर आकर कोई खुशखबरी नहीं सुनाई और मीडिया से बात किए बिना ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। कुछ इक्का दुक्का नेताओं ने जो बात की भी, उसमें वो चुनाव से पहले पंजाब में सब ठीक होने की उम्मीद ही कर पाए। इस बीच सिद्धू का वीडियो संदेश भी आ गया, जिसे सुनकर ऐसा लगा कि सिद्धू को मनाने की हर कोशिश बेकार हो रही है। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। यही नहीं, उन्होंने जो तेवर दिखाए उससे ये संकेत भी मिले कि वो पहले कैप्टन और अब चन्नी सरकार से नाखुश हैं। मैं ना ते
ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। हक का हवाला देने वाले सिद्धू के इसी अड़ियल रवैये के बीच ये खबर भी उड़ी कि कांग्रेस आलाकमान के नेता सिद्धू के रोज के इन ड्रामों से तंग आ चुके हैं और अगर वो नहीं माने तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वैसे खबर है कि सिद्धू से अब तक आलाकमान ने कोई बात नहीं की है और पंजाब कांग्रेस को कहा है कि वो विवाद अपने स्तर पर सुलझाए। पता तो यह भी चला है कि हाईकमान ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो सिद्धू से खुद बात करें। खबर है कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब के 13 कांग्रेस विधायक उनसे मिल चुके हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सिद्धू टस से मस नहीं हुए और दिन भर उनके घर के चक्कर लगाने वाले नेताओं की मेहनत पर पानी फिर गया। इस बीच कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने तो सिद्धू से जुड़े आलाकमान के फैसलों पर ही सवाल उठा दिया। इन नेताओं में कपिल सिब्बल भी शामिल हैं, जो ठीक उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जब पंजाब में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। सिब्बल ने पंजाब के हालात पर चिंता जताने में देर नहीं की और इशारों में राहुल के फैसलों पर सवाल उठाए। Where this is happening to the Congress party means what? कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। सिब्बल ने जो कहा इशारों में कहा, लेकिन मनीष तिवारी तो डंके की चोट पर बोल उठे कि पंजाब में हालात संभालने में लापरवाही हुई। No hesitation in saying that the situation has been completely mishandled. माना जा रहा था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी ने सौंपी थी और कैप्टन के इस्तीफे की वजह भी वही थे। सिद्धू पर कांग्रेस में मची कलह के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बात हुई। कैप्टन ने पंजाब के सीएम का पद छोड़ने के बाद कहा था कि वो जल्द अपने करीबियों से मिलकर अपने अगले कदम का फैसला करेंगे, जिसके कुछ दिनों बाद वो दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंच गए। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में कृषि सुधारों और किसान आंदोलन पर बात हुई, लेकिन कांग्रेस में कलह के दौरान कैप्टन के इस कदम के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैप्टन कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कैप्टन कांग्रेस के G23 के नेताओं से मिल सकते हैं। इससे पहले कैप्टन और अमित शाह की 50 मिनट की मुलाकात से गहमागहमी तेज हो गई। अटकलें लगने लगी कि कैप्टन या तो बीजेपी में शामिल होकर कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं या फिर पंजाब में अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ 16 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी अचानक हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन न कर दे। इसे लेकर ये सभी विधायक हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। भूपेश बघेल के साथ बृहस्पति सिंह, यूडी मिंज, मोहित करकेटा, चंद्रदेव राय, गुलाब कमरो समेत 16 विधायक दिल्ली आए हैं और बृहस्पति सिंह के मुताबिक सभी विधायक राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देने दिल्ली पहुंचे हैं। उधर बघेल के साथ विधायकों के दिल्ली आने पर टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई। हम सब जानते हैं कि क्या चर्चाएं छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रही है। एक बदलाव की बात की हो सकती है कि नहीं हो सकती, अभी खुल गई बात। पहले बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछले बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई ना कोई ऐसी पहल चल रही है। तो हो सकता है वो अपनी बात रखने जाना चाहते हैं। ये बात है उस संदर्भ में कोई अपनी बात रखना चाह रहे हैं, भले वो कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विकास के कार्य के लिए दिखाने के लिए, राज्य में बुलाने के लिए ये दायित्व मुख्यमंत्री जी का है और उन्होंने तो आमंत्रण पहले ही दे दिया है। प्रधानमंत्री अगले महीने उत्तराखंड जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। खबर है कि अपने इस दौरे में वो केदारनाथ धाम भी जाएंगे। इसके अलावा ऋषिकेश में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राज्य में रेलवे समेत कई विकास परियोजनाओं की वो जानकारी भी लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे बदलाव के बीच अब बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 4 महीने पहले ही ये पद छोड़ दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि उनकी पार्टी अगले साल गोवा में 40 में 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम चुनाव लड़ेंगे। हम लगभग 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सीट बंटवारे पर महागठबंधन के 2 सियासी दलों आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई। आरजेडी का दावा है कि वो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी की दावेदारी दोनों सीटों पर है। आरजेडी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा पर कांग्रेस का क्लेम बनता है। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छा वोट आएगा। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है।
पिछले विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस और तारापुर सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये दोनों सीटें जेडीयू के पाले में चली गई थी। बाद में उन पर कब्जा जमाने वाले दोनों विधायकों की मौत हो गई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे। योगी दोपहर 12 बजे कानपुर के डीएवी पीजी कॉलेज में 556 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ कानपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद सीएम योगी का उन्नाव में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम है, जहां वो 81 करोड़ 89 लाख की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। योगी उन्नाव में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में हालात फिर बिगड़ गए और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन शहरों पर इस बारिश की मार सबसे ज्यादा देखने को मिली, उनमें भावनगर भी शामिल। जहां बारिश के साथ चली ताकतवर हवाओं ने कुछ ही घंटों में शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। भावनगर से एक ऐसा ही डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि तेज बारिश के साथ चली इन हवाओं ने एक दुकान के बाहर रखी कुर्सियों को किसी तिनके की तरह उड़ाकर दूर फेंक दिया। तबाही के इस मंजर को देखकर वहां मौजूद एक आदमी ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही बर्बादी देखने को मिली। जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जबकि कुछ जगहों पर तो पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। जब हवाएं थमी और बारिश कुछ कम पड़ी, तब फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमों ने चीजों को दुरुस्त करने में पूरी ताकत झोंक दी। एक दूसरे वीडियो में इस बारिश के बीच आसमान से बिजली गिरती दिखाई दी, जिसकी जोरदार आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। हालांकि गनीमत यह रही कि बिजली सुभाष नगर इलाके की जिस इमारत पर गिरी, बताया गया कि उसमें मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से नदियां और नाले भी उफान पर आ गए और इनका पानी सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखाई दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें राजकोट से सामने आई, जिनमें शहर में मौजूद रामनाथ मंदिर पानी में आधा डूबा नजर आया और आसपास मौजूद घाटों पर भी पानी का कब्जा हो गया। इसी तरह ओशो आश्रम में पानी भरने से वहां मौजूद लोगों की परेशानी बढ़ गई। आश्रम का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पानी ने अपनी घुसपैठ न की हो। वहीं राजकोट में ही मौजूद मौज बांध लबालब भरने के बाद उसके 4 गेट आनन फानन में खोलने पड़े। इन गेटों को खोलने से पहले 10 गांवों को अलर्ट कर दिया गया। बताया गया कि इस सीजन में दूसरी बार इस बांध के गेटों को खोलने की नौबत आई। कमोबेश ऐसे ही हालात सूरत में दिखे। वहां कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड की गई 9 इंच बारिश से नदियों और नालों का रौद्र रूप नजर आया। तापी नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया और उसने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी। बीती रात से सूरत में तेज बारिश हो रही है। हालांकि सूरत में तेज बारिश के चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और कच्चे मकानों के ढहने की घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन इन हादसों और प्रशासन की चेतावनी के बाद भी कुछ जिलों में लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आए, जिसका एक वीडियो अमरेली से सामने आया, जिसमें दिखा कि एक स्कूटर सवार ने सड़क के ऊपर से बह रही नदी के पानी से होकर गुजरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाई। ये देख वहां मौजूद दूसरे शख्स ने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह उसे बहने से बचा लिया। भरूच जिला भी इस आफत की बारिश से बच नहीं पाया और वहां ज्यादातर सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिखा। इस सैलाब की चपेट में आई भारी भरकम गाड़ियां दम तोड़ती नजर आईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक में सामान ढोने वाली एक गाड़ी सड़क पर पलटी नजर आई, जबकि दूसरी तस्वीर में एक मोटरसाइकिल को बहने से रोकने के लिए 3 लोग जद्दोजहद करते दिखाई दिए। सबसे ज्यादा खराब हालात तो निचले इलाकों में दिखे, जहां 4 से 5 फीट तक पानी भरने से लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। उधर बोटाद में भारी बारिश से शहर के अंडरपास पानी से भर गए। ऐसे ही एक अंडरपास से निकलने की कोशिश में बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस फंस गई, जिसके बाद उसके ड्राइवर ने कुछ लोगों की मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर इन लोगों ने बस को निकालने के लिए वहां एक ट्रैक्टर बुलाया, जिसकी मदद से उसे किसी तरह बाहर निकाला जा सका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने यूपी दौरे के चौथे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और इस दौरान प्रियंका ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर 2022 की रणनीति तय करेंगी।
पिछले 3 दिनों से प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इलाके के हिसाब से रिपोर्ट ले रही हैं और 5 दिन के यूपी दौरे के बाद प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत भी करेंगी। इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होने जा रही है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी 9 अक्टूबर से इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर सकती हैं। वाराणसी के बाद पश्चिमांचल के मेरठ और मध्य के कई शहरों में इस प्रतिज्ञा यात्रा को निकाला जाएगा। देखिए, प्रियंका जी निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रही हैं और प्रियंका जी ने पिछले 1.5 साल के अंदर अथाह मेहनत की है। प्रियंका जी ने जितने प्रमुखता के साथ मुद्दे उठाए शायद किसी ने ना उठाए हों, लेकिन उन तमाम के बावजूद जनता का जो रिस्पांस है वो जनता का रिस्पांस वोट के अंदर दूसरी तरफ दिखाई देता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के सब लोग लड़ें तो कामयाब। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की एक जेल में फिर दंगा भड़क गया, जिसमें 24 कैदियों की जान चली गई। बताया गया कि जेल में बंद कैदियों के 2 गुटों के बीच किसी बात पर झड़प हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि कैदी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जेल के अंदर जमकर गोलियां भी चली, पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जेल के अंदर कई धमाके भी सुने गए, जिसके बाद वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। दंगा भड़कने की खबर मिलते ही जब पुलिस वहां पहुंची तो उस पर भी हमला कर दिया गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ कैदी पुलिस वालों पर गोलियां बरसाते नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को बुलाना पड़ा। वहां पहुंचे सैकड़ों जवानों ने जेल को हर तरफ से घेर लिया। बाद में किसी तरह कुछ जवान जेल के अंदर दाखिल हुए और कार्रवाई शुरू की। हालात पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया, जो जेल के ऊपर चक्कर काटता दिखा। खबर है कि करीब 5 घंटे तक जेल में यह खूनी खेल चलता रहा। बाद में किसी तरह कैदियों पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक होटल में हुई प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मनीष गुप्ता की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की और कानपुर के एक चौराहे पर जुटकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एक कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की फुल्की बहस भी हुई। इससे पहले प्रियंका गांधी ने मनीष गुप्ता की पत्नी से फोन पर बात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। इसके बाद शाम के वक्त कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब परिवार भेंट करेगा, अपनी बात कहेगा, तो उस स्तर पे वो निर्णय ले जाएंगे। असल में कानपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता का शव एक दिन पहले गोरखपुर के एक होटल में मिला था। उनकी पत्नी ने इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे पति के 6 लोगों ने मिलकर हत्या करी और वो नॉर्मल नहीं था, वो पुलिसकर्मी थे, ऑन ड्यूटी थे। साथ ही पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग भी की। उत्तर कोरिया ने हसांग 8 नाम की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया। इसी महीने में ये उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल टेस्ट, और माना जा रहा है कि इस बार जिस हसांग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कामयाब रहा, वो दुनिया के सबसे तेज और सबसे सटीक निशाने वाले हथियारों में एक हो सकती है। ये और भी खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये दुश्मन की सेना पर परमाणु बम भी दाग सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो आवाज की रफ्तार से भी 20 गुना तेज उड़ सकती है, मतलब बेहद तेज। और इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी चाल भी बदल सकती है। इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को गच्चा दे सकती है। वो इसे भेद ही नहीं पाते और हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कहा जा रहा है कि अगर ये मिसाइल उत्तर कोरिया ने तैनात कर दी तो एशिया महाद्वीप के इस इलाके में समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान जैसे उत्तर कोरिया के पड़ोसियों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो पंगु हो जाए। वो उत्तर कोरिया की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। मिसाइल न भेदी जाएगी और ऊपर से परमाणु हथियार भी लेकर चली। मतलब ये किम जोंग उनका एक तरह का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण करके उत्तर कोरिया उन मुट्ठी भर देशों के ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के ही पास हाइपरसोनिक मिसाइल थी, लेकिन अब उत्तर कोरिया भी इस मिसाइल का मालिक बन गया।
इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही उत्तर कोरिया ने पहली बार एक ऐसे खास मिसाइल फ्यूल तकनीक को भी लॉन्च किया जिससे मिसाइलों में ईंधन पहले ही भर दिया जाएगा। आमतौर पर मिसाइलों को फायर करने से पहले उनमें ईंधन भरा जाता है, लेकिन इस नई तकनीक के जरिए दुश्मन पर दागे जाने से बरसों पहले ही मिसाइलों को जंग के लिए तैयार रख दिया जाएगा। जोधपुर में जन्मदिन मनाने के बाद आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर मुंबई लौट गए। रणबीर कपूर ने एक दिन पहले अपना 39वां जन्मदिन जोधपुर में आलिया भट्ट के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने वहां जंगल सफारी का भी मजा लिया। आईपीएल के एक मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि अब उसके 11 मैचों में 10 अंक हैं, जबकि पंजाब पर इस दौड़ से बाहर होने का खतरा काफी बढ़ गया। जल्द कानपुर मेट्रो का ट्रायल शुरू हो सकता है। इसके लिए मेट्रो के 3 नए डब्बे भी वहां पहुंच गए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में उतर आए और उन्होंने एक ट्वीट कर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी पर सवाल खड़े किए। एक दिन पहले ही मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें वो कुछ मौलानाओं के साथ इस्लाम पर बात करते नजर आए थे। ओवैसी के इस ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई और उसने एआईएमआईएम नेता को इस मामले में सियासत न करने की सलाह दी। धर्मांतरण का मसला एक संवेदनशील मसला है और ऐसे मसलों पर राजनीतिक बयानबाजी से परहेज किया जाना चाहिए। थाईलैंड के कई इलाकों में तूफान के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई और बाढ़ की वजह से वहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता बताए गए हैं। तूफान और बाढ़ से बिगड़े हालात की वजह से बैंकॉक में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि जिन इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई वहां सैकड़ों मकान पूरी तरह पानी में डूब गए। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कुछ मकानों की पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ दिखा, जबकि कुछ की तो केवल छत ही नजर आई। लोगों के घरों के अंदर भी 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा। तूफान के साथ आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि इन मुश्किल हालात में भी कुछ लोग सड़क के किनारे भरे पानी में मछलियां पकड़ते हुए नजर आए। बताया गया कि थाईलैंड के करीब 30 प्रांतों पर बाढ़ का असर पड़ा और हजारों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल की उस चुनावी रणभूमि में जहां कहा जा रहा है एक बार फिर खेला होबे, जहां ये कहा जा रहा है कि भवानीपुर में खेला होबे। ये वो चुनावी रणभूमि है जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साख, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि यहां से हार का मतलब होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाना। आज यहां पर उपचुनाव है। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ने प्रियंका टिब्रीवाल को सामने उतारा है। आज दिन भर न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो से आपको इस उपचुनाव की, यानी भवानीपुर में जो खेला हो रहा है, उसकी हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम भवानीपुर में ही मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से। आज हर एक बूथ पे जाएंगे, किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है, कानून व्यवस्था किस तरह से है, क्या भवानीपुर के लोगों का मूड है। जो गलती नंदीग्राम में हुई थी, जो चूक ममता बनर्जी से नंदीग्राम में हुई थी, क्या उसी तरह का खेला बीजेपी यहां भवानीपुर में भी कर सकती है। आज हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दिन भर आज सबकी निगाहें भवानीपुर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से हार का मतलब होगा ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री का कुर्सी का छिन जाना। इसलिए हर हाल में जीत जरूरी है। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी सहयोगी आशिका, और आशिका की तरफ मैं रुक करूंगा क्योंकि आशिका लगातार इस उपचुनाव को कवरेज कर रही हैं। काफी बारीकी से उन्होंने एक एक चीज को कवर किया है। आशिका, आज बड़ा दिन है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि यहां उनके लिए लड़ाई साफ तौर से आर पार की है, क्योंकि यहां से हार मिली तो बड़ा खेला हो जाएगा भवानीपुर में, पश्चिम बंगाल में। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या परिस्थिति है? मतदान शुरू हो गया क्या आशिका?
बिल्कुल रवि, सबसे पहले तस्वीर ये दिखा दूं मैं आपको, ये वो मित्र इंस्टीट्यूशन है जहां पर ममता बनर्जी खुद वोट डालने के लिए आती हैं। अभिषेक बनर्जी आते हैं, अब से थोड़ी देर में अभिषेक आएंगे भी अपना वोट। अभिषेक आमतौर पर सुबह जो है वो देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी दिन भर नजर बनाए रखती हैं और उसके बाद शाम को करीब 4 बजे निकलती हैं। कतार देखिए लग चुकी है। बंगाल हमेशा अपने हाई वोटिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता है। तस्वीरें देखिए, हाथ में वोटर कार्ड लेकर के, और ये जो वोटर हैं भवानीपुर के, जो सिर्फ भवानीपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का भविष्य लिखने चले हैं, वो घरों से बाहर निकल गए हैं और अब जो है वोट डालने के लिए आ गए हैं। इस बीच यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊं, प्रियंका टिब्रेवाल भी आई हैं। मैं थोड़ी देर में उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको भवानीपुर के समीकरणों की बात करूं तो 2 बार यहाँ से ममता बनर्जी जीती है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई थी तब ममता का जो वोट परसेंटेज था वो 77% था। 95,000 प्लस वोटों से वो जीती थी। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ 2016 का, वहां पर सिर्फ 48% था वोट परसेंटेज। इस विधानसभा की बात करें, बीजेपी करीब 15-16% वोट शेयर जो है उनका बढ़ा है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हालांकि मैं आपको प्रियंका टिब्रेवाल आई हैं, मैं थोड़ी देर में बात भी कराऊंगी आपकी रवि। और इसके अलावा ये मित्र इंस्टीट्यूशन, थोड़ी देर बाद मैं आपको ये रास्ता दिखा दूं, हरीश मुखर्जी रोड बड़ा ही चर्चा में रहा है। अभिषेक बनर्जी का घर, वही घर जहां पर सीबीआई की टीम भी पहुंची हुई थी कुछ महीने पहले, जो बहुत सुर्खियों में चर्चा में आया। और इसके बाद जो प्रियंका टिब्रेवाल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी प्रियंका जीत के लिए कितनी आश्वस्त है? देखिए, लोगों पर विश्वास है मेरा। अगर जनता उतरी वोट देने और जेन्युइन वोटिंग हुई तो मैं जीतूंगी। कोई शिकायत अभी तक आपको? प्रियंका कोई शिकायत अभी तक, कोई खबर आपको? बहुत सारी जगह में हमारे एजेंट्स को बैठने नहीं दे रहे, तो हर जगह मैं मूव कर रही हूँ जहाँ से भी खबर आ रही है। कहाँ से ऐसी खबर मिली है कि एजेंट्स को बैठने नहीं दे? 10 नंबर वार्ड जो काउंसलर है बबाई, उसके वहाँ पर बहुत सारी जगह है, खालसा स्कूल और इन सारी जगहों पे बैठने नहीं दे रहे हैं। फिर वार्ड 71 में जो है देवेंद्र खालाल, वहाँ पे नहीं बैठने दे रहे, तो हम जा ही रहे हैं। देखिए, प्रियंका टिब्रेवाल अभी जो है वोटिंग शुरू ही हुई है और ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के जो एजेंट हैं उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही आरोप विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिले थे। जो सभी कैंडिडेट थे वो ऐसे ही आरोप लगा रहे थे। हालांकि आशिका ठीक है, साफ तौर से आशिका, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो साख है, प्रतिष्ठा है, वो दांव पे लगी है। भवानीपुर आप देख सकते हैं तो टीएमसी और ममता बनर्जी के पोस्टर से पूरी तरह से यहां पर पटा पड़ा है। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर बहुत खास है। इस पोस्टर में आप देखेंगे कि साफ तौर से यहां पर ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, यहां पर खेला ओबे। ये पोस्टर देखिए, ममता बनर्जी हर बार पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी उनके हाथ में फुटबॉल होता था, कदमों के नीचे फुटबॉल होता था, जख्मी एक पांव होता था। और यहाँ एक बार फिर लिखा है कि भवानीपुर में खेला होबे। आज क्या खेला होबेगा? ये खेला कौन करेगा? क्या बीजेपी करेगा? प्रियंका टिब्रेवाल वो चमत्कार करेंगी, वो बड़ा फेरबदल करेंगी जो शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में किया था। ये आज देखने वाली बात होगी। तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तमाम जो बूथ हैं वहां पर लगातार सुरक्षा बल जो पहुंचे हुए हैं, सीआईएसएफ की टीम है। धारा 144 लगा दी गई है जितने भी पोलिंग बूथ हैं 200 मीटर के दायरे में। और खास बात यही है, इन पोस्टर में देखिए साफ तौर से लिखा है कि बंगाल की बेटी ममता बनर्जी ही चाहिए। वो मुद्दा जो बीजेपी बनाती है हमेशा राष्ट्रवाद का, उस मुद्दे को लेकर हमेशा जवाब दिया है क्षेत्रीय मुद्दे का। जय बांग्ला दिया जाता है, बांग्ला को आगे रखा जाता है। और यही कहा है कि भवानीपुर की बेटी जो है वो एक बार फिर चाहिए। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि भवानीपुर में मतदान शुरू हो गया है। ये मतदान बहुत अहम है। ये मतदान पश्चिम बंगाल की सियासत की दिशा तय करेगा, क्योंकि यहां से जीत का मतलब है ममता बनर्जी का रास्ता साफ हो जाना है। मतदान शुरू हो गया है। एक बार फिर रुक करूंगा आशिका, मतदान शुरू हो गया है। किस तरह की हलचल मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, मैं तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगी आपको। ये वो मित्र इंस्टीट्यूशन है जो मैंने पहले भी आपको बताया, ममता बनर्जी खुद यहाँ पर वोट डालने के लिए आती हैं। आपसे थोड़ी देर में अभिषेक बनर्जी भी आएंगे। आप कतारें देखिए, लोग अभी से सुबह से आमतौर पर तस्वीरें बंगाल में जो देखने को मिलती है, सुबह से ही जो है लंबी कतारें लग जाती हैं पोलिंग स्टेशन पर। अभी भी वही तस्वीर नजर आ रही है, लोग यहाँ आने लगे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि खराब मौसम कल जो यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत बारिश हुई है, बादल अब भी गिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं बारिश की आशंका है। इसके वजह से शायद घरों से लोग आम वोटिंग के दिन के मुकाबले कम निकल रहे हैं, लेकिन कतार जो है वो लगना शुरू हो गई है। रवि, साफ तौर से आशिका, लोग मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे हैं। आज बड़ा दिन है। ममता बनर्जी ने यहां पे घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया है। वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी। आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, 80 नेता बीजेपी ने उतार दिए थे। उसके नतीजे क्या आएंगे ये देखने वाली बात होगी। वक्त हो गया एक थोड़े से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें न्यूज 18 पर ग्राउंड जीरो से, भवानीपुर से आज हम इस चुनावी संग्राम की हर एक तस्वीर, हर एक खबर, पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।